अहम खबर, श्रीनगर के रावेपुरा में सिक्योरिटी एहलकारों की कार्रवाई हुई। फायरिंग में 2 मिलिटेंट ढेर हो गए, जबकि जख्मी मिलिटेंट सिक्योरिटी एहलकारों की गिरफ्त में है। फायरिंग में एक सीआरपीएफ जवान भी शहीद हो गया। एक सीआरपीएफ जवान और एक आम शहरी जख्मी बताए जा रहे हैं। ये रावेपुरा मुकाम है जहाँ पे एनकाउंटर हुआ है। और यहाँ पे जब बारामूला की ओर से गाड़ी में सवार मिलिटेंट आ रहे थे, जब इन्हें यहाँ पे रोकने के लिए कहा गया है, यहाँ पे नाका लगा हुआ था और उन्होंने वहाँ पे से फायरिंग की है। और फायरिंग के तबादले में जो मुख्तसर सा फायरिंग का तबादला हुआ है और जिसमें यहाँ पे 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और सीआरपीएफ का एक हेड कांस्टेबल भी यहाँ पे मारे गए हैं। और यहाँ पे एक जो स्कूटी पे सवार गाड़ी में सवार था एक मिलिटेंट है, उसके जख्मी होने की खबर है और बताया जा रहा है कि वो हॉस्पिटल में है, ज़ेर इलाज है। और यहाँ पे जब ये वाक़ा पेश आया है तो तब यहाँ पे सारे एरिया को सील कर दिया गया है और यहाँ पे तलाशी कार्रवाइयाँ हो रही और ट्रैफिक की जो आम रफ्तार है वो यहाँ पे मुअत्तल कर दी गई थी कुछ देर के लिए। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, रावेपुरा, HMT। और भोपाल से बड़ी खबर, शहरियत कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई है। मध्य प्रदेश काबीना में करारदाद मंजूर, शहरियत कानून वापस लेने का मरकज से मुतालबा। तो भोपाल से बड़ी खबर, शहरियत कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर। मध्य प्रदेश काबीना में ये करारदाद मंजूर की गई है। शहरियत कानून वापस लेने का मरकज से मुतालबा किया गया है। तो भोपाल से अहम खबर, जहां शहरियत कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई है। आपको बताएं कि कई रियासतों के बाद अब मध्य प्रदेश भी उस सफ में शामिल हो गया है जहां की काबीना ने करारदाद मंजूर की है CAA के खिलाफ। इससे पहले हमने देखा था कि कई रियासतों में करारदाद जो है वो मंजूर की गई है। शहरियत कानून वापस लेने का मरकज से पुरजोर मुतालबा किया जा रहा है। और सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम का। मेहताब, अहम खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, क्या कुछ और तफसीलात? यकीनी तौर पर मध्य प्रदेश हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाया है और जिस तरह से गुज़िश्ता महीने 23 तारीख को इकबाल मैदान के CAA के खिलाफ जो प्रोटेस्ट जारी है, वहां पर दिग्विजय सिंह ने ऐलान किया था कि जहां जहां पर कांग्रेस की हुकूमतें हैं वहां पर CAA को और NPR को लागू नहीं होने दिया जाएगा। और यही वजह कि हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता महीने में राजस्थान असेंबली में जो है करारदाद मंजूर की गई थी और मध्य प्रदेश हुकूमत ने आज कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में फैसला लिया गया और इसमें बुनियाद बनाया गया क्योंकि यहाँ पर मजहब की बुनियाद पर तफरीक की जा रही है, इसलिए ये कानून यहाँ पर लागू नहीं होगा। और करारदाद मंजूर करके मरकजी हुकूमत को भी भेजी जाएगी कि मजहबी बुनियाद पर जो तफरीक की कानून लाया गया है इस कानून को वापस लिया जाए। एक बड़ा कदम है, यकीनी तौर पर यही लोग मुतालबा करें। तो जाकर मध्य प्रदेश के 29 जिलों में जो अलग अलग जगह पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, शाहीन बाग की तर्ज पर, भोपाल की बात करें, जबलपुर की, इंदौर की, ग्वालियर की, खरगोन की, यहाँ पे बात करें, तमाम लोग यही चाहते थे कि मध्य प्रदेश हुकूमत जो 25 दिसंबर को जिस तरह से कमलनाथ ने भोपाल में एक रैली की तो वादे किया था कि इस तरह का क्या कानून जो है उन्हें मंजूर नहीं है, तो उस पर जो है संकल्प पारित किया जाना चाहिए। तो आज हुकूमत ने अपने उस कदम की जो कमलनाथ ने कहा था उसकी तौसीक कर दी है कि हुकूमत जो कहती है उस पर अमल करती है। और फिर जिस तरह से भी हमारी वजीर कानून प्रीति शर्मा से बात हुई थी, उन्होंने वादे कहा कि जो है इस तरह का कानून कभी भी मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगा जहाँ पर शहरियों को मजहब की बुनियाद पर फर्क किया जाए। हालांकि मेहताब, अगर हम कुछ दिनों पीछे जाएं तो हम ये भी देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जहां लगातार जब एहतजाज किया जा रहा था CAA या NRC या NPR के खिलाफ, तो उस वक्त दफ़ा 144 भी वहां नाफिज की गई थी। हुकूमत की जानिब से भी कुछ भी वाज़ेह इशारा नहीं दिया जा रहा था। काफ़ी दबाव के बाद यहाँ तक हुकूमत अब पहुंची है। यकीन जो सवाल आपने किया एक बड़ा अहम सवाल है और इससे वजह यह है कि जिस तरह जिस दिन ये कानून पार्लियामेंट में पास हुआ था वहाँ पर जब कांग्रेस के लोग ये कहते हुए नजर आए, खुद जो चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि जो फैसला सोनिया गांधी का होगा वही फैसले पर हम लोग अमल करेंगे। पार्टी हाईकमान की तरफ ये लोग इशारा कर रहे थे। और आपको याद होगा कि भोपाल के कांग्रेस MLA आरिफ मसूद ने भोपाल के जो है रसूल मस्जिद के चौराहे पे जो रात में मीटिंग की और वहाँ पर बारिश के दरमियान बड़ी तादाद में जिस तरह लोग आए थे और उन्होंने ऐलान किया था कि अगर ये हुकूमत जो है अपना वादे स्टैंड नहीं लेती है तो वो अपना कदम उठाएंगे और पार्टी से बाहर जाने के भी उन्होंने इशारा दिया था। और फिर जिस तरह से मध्य प्रदेश के तमाम अदला में सिर्फ मुसलमान नहीं तमाम कम्युनिटी के लोग जो है इस कानून के खिलाफ निकलकर मैदान में आए, तो हमें देखते हैं कि हुकूमत कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर बैकफुट पर आई और उसने इस कदम को लिया कि अब ये कानून
जो है मध्य प्रदेश में नाफिज नहीं होगा। और ये करारदाद आज कैबिनेट में मंजूर की गई। हालांकि दूसरी हुकूमत, अगर केरल की बात करें या हम जब बंगाल की बात करें, पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, ये हुकूमत पहले ही फैसला ले चुकी थी। मध्य प्रदेश हुकूमत ने ताखीर से फैसला लिया है, लेकिन एक अच्छा कदम है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। जी मेहताब आलम, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। तो मध्य प्रदेश से भी अहम खबर, जहां मध्य प्रदेश काबीना में शहरियत कानून यानी CAA वापस लेने के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई है। मरकज से लगातार मुतालबा किया जा रहा है कि ये कानून वापस लिया जाए। तो भोपाल से अहम खबर जिस पर लगातार हम बात कर रहे थे हमारे साथी मेहताब आलम से, और उनका साफ तौर पर कहना था कि हालांकि मध्य प्रदेश में काफ़ी देर से ये फैसला लिया गया, लेकिन बिलाखिर मध्य प्रदेश काबीना में भी शहरियत कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई है। शहरियत कानून वापस लेने का मरकज से मुतालबा किया जा रहा है। और एक और अहम खबर जामिया मिलिया के ताल्लुक से आ रही है। जामिया मिलिया के अहाते में पुलिस के दाखिल होने के मामले से जुड़ी यह खबर है, जहां पार्लियामेंट में वजारत दाखिला ने सफाई दी है। वजारत दाखिला ने कहा है कि तशद्दुद पर आमादा हुजूम के ताक़ुब में अहाते में दाखिल हुई थी दिल्ली पुलिस। अहम खबर, तशद्दुद पर आमादा हुजूम के ताक़ुब में अहाते में दाखिल हुई थी पुलिस। अहाते में रहने वाले दूसरे तलबा की जान बचाना मकसद था। सरकारी और निजी इमलाक को बचाना चाहती थी पुलिस। तो बेहद अहम खबर। लगातार ये सवाल उठ रहा था कि आखिर पुलिस जो है वो वहाँ पर कैसे दाखिल हुई, और उसके बाद वहाँ पर जिस तरह की पुलिस की जानिब से कार्रवाई सामने आई थी उस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। बाकायदा FIR भी दर्ज की गई थी। और अब ये अहम खबर कि जामिया मिलिया के अहाते में पुलिस के दाखिल होने के मामले पर पार्लियामेंट में वजारत दाखिला ने सफाई दी कि तशद्दुद पर आमादा हुजूम के ताक़ुब में अहाते में पुलिस दाखिल हुई थी। अहाते में रहने वाले यानी कैंपस में जो दूसरे स्टूडेंट्स रहे थे उनकी जान बचाना अहम मकसद था। साथ ही साथ सरकारी और निजी इमलाक को बचाना चाहती थी पुलिस, इसीलिए अहाते में दाखिल हुई थी। तो बेहद अहम खबर जिस पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि जामिया मिलिया के अहाते में जब पुलिस दाखिल हुई थी, किसकी इजाज़त से दाखिल हुई थी, उसके बाद वहाँ पर जिस तरह की कार्रवाई पुलिस की जानिब से अंजाम दी गई थी, उसी के बाद से एक पूरे मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ में तालिब इल्मों की जानिब से, मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से ना ख़त्म होने वाला एहतजाज शुरू हो गया था कि आखिर पुलिस ने वहाँ पर किसकी इजाज़त से दाखिल होकर अपनी कार्रवाई की थी। और लगातार इस अहम खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि अब इस पर रद्द-ए-अमल भी आना शुरू हो जाएगा, उससे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राम मंदिर ट्रस्ट की तश्कील का ऐलान किया है। ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र होगा। इस ट्रस्ट को मंदिर की तामीर के लिए 67.03 एकड़ ज़मीन दी जाएगी, जबकि सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद की तामीर के लिए 5 एकड़ ज़मीन दी जाएगी। मेरी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए और इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए एक बृहद योजना तैयार की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। इस ऐतिहासिक क्षण में हम सभी सदस्य मिलकर अयोध्या में श्री राम धाम के जीर्णोद्धार के लिए, भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए एक स्वर में अपना समर्थन दें।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में 15 ट्रस्टी होंगे, जिसमें एक ट्रस्टी हमेशा दलित समाज से होगा। ये ऐलान वज़ीर दाखिला अमित शाह ने किया। उन्होंने ट्वीट किया कि फ़िरक़ावाना हम आहंगी को मजबूत करने के लिए वो पीएम मोदी को मुबारकबाद देते हैं। और वहीं अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए हुकूमत ने ट्रस्ट के क़याम का ऐलान किया और MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं। ओवैसी ने यह भी कहा कि 500 साल पुरानी बाबरी मस्जिद की 6 दिसंबर को शहादत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली इलेक्शन से परेशान है। इस ट्रस्ट का ऐलान 8 फरवरी के बाद भी हो सकता था, जबकि पार्लियामेंट का इजलास 11 फरवरी तक है ही। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा कि बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखना और उसका सब्सिक्वेंट डिमोलिशन ये क्रिमिनल एक्ट है और नेशनल शेम है। और आज प्राइम मिनिस्टर इसका ऐलान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास एक टाइटल सूट था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने सरप्राइजिंगली कह दिया कि ट्रस्ट बनाइए और ये करिए। तो ये तो हमको समझ में नहीं आया कि अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। प्रधानमंत्री खुद अडवाणी की रथ यात्रा को लेकर चले थे, नरेंद्र मोदी, हम वो भी नहीं भूल सकते। प्रधानमंत्री खुद अडवाणी की रथ यात्रा को लेकर आगे बढ़े थे, हम कैसे भूलें वो? हम कैसे भूल जाएं 6 दिसंबर को मस्जिद की डिमोलिशन हुई? हम कैसे भूल जाएं कि उसमें मूर्तियां रखी गई थी 1948 में दिसंबर में, और फिर ताले खोले गए। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और जिनके ऊपर केसेस चल रहा है, अडवाणी के ऊपर आपने पद्मश्री दे दिया उनको, तो ये कैसे हम भूलेंगे? तो फैक्ट है ना, जब तक हम जिंदा रहेंगे हम डेमोलिशन को याद रखेंगे, अपनी मस्जिद को याद करते रहेंगे और हम हमारी नस्ल को बताएंगे कि इस जगह पर 500 साल तुम्हारी मस्जिद थी जिसको इन्होंने क्रिमिनल तरीके से डेमोलिशन किया और ये नेशनल शेम है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। चुनाव से पहले ये घोषणा हुई है। अब यही तो है ना कि देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का स्पिरिट भी तो मानना पड़ेगा बीजेपी को। आपने पार्लियामेंट के अंदर कहा, यकीनन पार्लियामेंट सॉवरेन है, मगर जब अब दिल्ली का चुनाव हो रहा है, आप 8 तारीख के बाद कर सकते थे, पार्लियामेंट तो 11 तक है ना, मगर अभी करना था। तो लगता है बीजेपी बड़ी परेशान है दिल्ली इलेक्शन में। और दूसरी जानिब शिया आलिम मौलाना सैफ अब्बास ने पीएम मोदी के जरिए राम मंदिर ट्रस्ट के ऐलान पर इजहार तशक्कुर किया है। उन्होंने अपील भी की है कि माहौल को किसी तरह खराब न होने दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर ने संसद में ऐलान किया है और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का टाइम दिया था और 3 महीने पूरे होने वाले थे, बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं साथ में हैं। बस हमें सिर्फ एक बात का डर है, क्योंकि अभी से लोगों के अंदर बेचैनी है और कई लोग खड़े हो गए हैं कि हम ट्रस्ट में होंगे, हमारे इख्तियार में देना चाहिए। तो आगे कोई ऐसा झगड़ा ना हो, बस हमको इस बात का डर है और ये बने। और दूसरी बात ये है कि जो वक्त लिया गया है वो इस वक्त लिया गया है कि जब दिल्ली में इलेक्शन हो रहे हैं, और इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि मुल्क में इलेक्शन तो होते रहते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को इस चीज़ को अपने सामने रखना चाहिए था कि ऐसा मामला न सामने आए कि जो दिल्ली के इलेक्शन पे पोलराइजेशन की कोई बात ऐसी हमारे सामने आए। और पीएम मोदी की जानिब से राम मंदिर ट्रस्ट की तश्कील के ऐलान के बाद कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी से न्यूज़ 18 नुमाइंदे ने खास बातचीत की है। के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी हमारे साथ है बात करने के लिए। प्रमोद जी, केंद्रीय कैबिनेट ने राम मंदिर ट्रस्ट को मंजूरी दे दी है। अभी कुछ देर में ये भी तय हो जाएगा कि उस ट्रस्ट में कौन कौन शामिल होंगे। किस तरह से इस फैसले को आप देखते हैं? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, कुछ सरकार ने अपनी तरफ से तो नहीं किया, जितना ये विलंब कर सकते थे विलंब किया, पर अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इनके सामने कोई रास्ता नहीं था, इन्होंने ट्रस्ट के निर्माण की घोषणा कर दी। ये सारी गाइडलाइन तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं जिनका मात्र अनुपालन उन्होंने किया है। चूंकि दिल्ली के चुनाव में भाजपा की नाव डूब रही है, काफ़ी नीचे चली गई है गहराई में, तो एक कोशिश है कि चलो 8 कोर्ट पढ़ना है, उसके पहले कुछ करें तो शायद कुछ जगह जमानत बच जाए। पर भारत की महान जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उसने जिस तरह इस निर्णय का शांतिपूर्वक, अमन और चैन के साथ स्वागत किया।
निसंदेह वंदनीय है भारत की दरदा। बिल्कुल, टाइमिंग की जो आप बात कर रहे हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है वो होना है और उस समय में पीएम मोदी के द्वारा ये कहना कि मंजूरी मिल गई है ट्रस्ट को और कुछ देर में इसकी डिटेल जानकारी भी दी जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मैं बड़ी सीधी से बात कह रहा हूँ, इसमें सरकार को क्या करना था? सरकार तो सिर्फ विलंब कर सकती थी, वरना सर्वोच्च न्यायालय ने जो गाइडलाइन दी उससे अलग तो नहीं हट सकते थे। उनका अनुपालन नहीं करते तो कंटेम्प्ट में आती भारत सरकार, तो उनको घोषणा तो करनी ही थी। 5 एकड़ जमीन देनी ही है मस्जिद के लिए अलग। हाँ, टाइमिंग, चूंकि कल चुनाव प्रचार बंद हो रहा है, आज उन्होंने कोशिश की कि आज तो ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ना। अंतिम सवाल, क्योंकि लगातार ये सवाल उठता रहा है कि जब ये ट्रस्ट बनेगा तो इसमें राजनीतिक पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ना हो, क्या लगता है आपको, क्या इस तरह के फैसले को भी सरकार देखेगी? देखिए, मुझे इस सरकार पर तो कोई विश्वास है नहीं, ना इसकी नीयत पर न नियत पे। अभी नाम तो आए नहीं, नाम आ जाने दीजिए, नाम आने के बाद इस पर हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। धन्यवाद। तो साफ तौर पर प्रमोद तिवारी जी का कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसकी पालना की है केंद्र सरकार ने, और जहां तक इसकी घोषणा की बात है तो टाइमिंग दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया गया है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और वहीं समाजवादी पार्टी के कदावर लीडर अबू आसिम आजमी ने मंदिर ट्रस्ट के ऐलान की टाइमिंग पर सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है कि दिल्ली इंतखाबात को पेश नजर रखकर ही ये ऐलान किया गया। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हिंदुओं की मुंह भराई करने का भी इल्जाम लगाया। राम मंदिर निर्माण को लेकर आज सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राम जन्म तीर्थ क्षेत्र की घोषणा कैबिनेट ने मंजूरी दी गई है, जिसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री ने लोकसभा में दी। इस मुद्दे में हमसे बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी जी हैं। सर, आज प्रधानमंत्री ने बाकायदा लोकसभा में इस बात की घोषणा की कि राम जन्म तीर्थ क्षेत्र बनाया जाएगा। नहीं, देखिए, ऐसा है, ये तो तय हो चुका है कि वहां मंदिर बनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, ट्रस्ट बनाओ और मंदिर काम शुरू करो। तो ये आज अनाउंस करना पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन करना है। मैं कहता हूं कि जो चीज अनाउंस हो चुकी पहले से, आज पार्लियामेंट में अनाउंस करके दिल्ली के इलेक्शन के पहले पोलराइजेशन की कोशिश करना, मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने की बात है। 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए भी देने की बात की गई है। क्या लगता है इस जमीन से बोर्ड है जो सुन्नी बोर्ड वो लेगी? देखिए, ऐसा है कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वगैरह जो है ना, इसका फैसला करे, वो जो फैसला करेगी हम इस पर राजी रहेंगे। हर आदमी को उससे बोलने का हक नहीं है। शिवसेना ने भी आज इस बात को ट्वीट किया है कि ये जो फैसला किया गया है, बड़ा फैसला किया गया है, इसका हम स्वागत करते हैं। लगता है कि एक साथ महाराष्ट्र में सरकार में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सरकार चल रही है, विचारधाराओं की लड़ाई है, इस तरह के समर्थन देना क्या लगता है? नहीं, देखिए, स्वागत तो ठीक है ना, स्वागत, मगर ये तो वक्त तो गलत है ना। ये कोई नई बात तो है नहीं। वहां मंदिर बनेगी और ट्रस्ट बना के मंदिर ट्रस्ट को देना है, मंदिर बनवाना है, ये कोई नई चीज तो घोषणा हुई नहीं है। लेकिन ये वक्त ऐसा है कि इसमें पोलराइजेशन के लिए किया गया काम ये। तो अब कौन इसका स्वागत तो सभी करते हैं, परंतु स्वागत करने का ये समय नहीं है। एक आखिरी सवाल, जो ये ट्रस्ट बनाया गया है, ट्रस्ट के अंदर एक दलित समाज का मेंबर कंटिन्यू रहेगा, इस तरह का उल्लेख किया गया है। दलितों को बेवकूफ बनाने की कोशिश, एक तरफ मुंह में राम बगल में छुरी, दलितों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। और इनका सबसे बड़ा इशू है कि ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ये मेजर कर रहे हैं कि जनता कितनी दूर तक कितनी ताकत के साथ हमारा विरोध करेगी, ये देख रहे हैं, और ये सिर्फ दलितों को बेवकूफ बना रहे हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अबू आसिम आजमी जी। इनका साफ तौर पे कहना था कि ये जो ट्रस्ट बनाया गया, इस ट्रस्ट से कहीं ना कहीं जो चुनावी माहौल है दिल्ली में, उसे देखते हुए बनाया गया है। मुंबई से राजमणि पिल्लई के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। शाहीन बाग में 4 महीने के बच्चे की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। जयंत सिद्धवर्ते ने सीजेआई जस्टिस बोबडे को एक खत लिखा है और इस ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है कि वो एक गाइडलाइन जारी करे, यानी रहनुमा खतूत मुरतब करे, ताकि बच्चे धरने पर न बैठ पाए। वाज़ेह रहे कि जयंत सिद्धवर्ते सदर जमहूरिया के हाथों इनाम याफ्ता तालिबा हैं, उनका ताल्लुक मुंबई से है। में 4 महीने के बच्चे की मौत को लेकर एक 12 साल की लड़की ने लेटर पिटीशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, और ये लड़की फिलहाल
इसी साल राष्ट्रपति भवन से इनको ब्राइबरी अवार्ड भी मिला है। मुंबई से हैं ये। आपने एक लेटर पिटीशन फाइल किया है, उस लेटर पिटीशन में आपने क्या मांग की है और क्यों जरूरत समझा आपने कि सीजीआई से शाहीन बाग के मामले में अप्रोच किया? अगर हम शाहीन बाग के बारे में अभी बात करें तो वहाँ पे महिला बैठती है, वहाँ पे बुजुर्ग बैठते हैं और वहाँ पे बच्चे भी बैठते हैं। हम किसी को नहीं कह सकते, हम विमेन को नहीं कह सकते कि शाहीन बाग में मत प्रोटेस्ट करो, हम बुजुर्गों को नहीं कह सकते कि शाहीन बाग में मत प्रोटेस्ट करो, पर हम बच्चों को कह सकते हैं कि वहाँ मत करो। एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दैट पॉलिटिक्स, पर मेरा इंटरेस्ट इतना ही है जो यंग मिस्टर जहान, उनकी लाइफ गई है because his natural justice was violated, क्योंकि उनका right to life under Article 21 of the Constitution of India was violated। क्यों? Does that 4-month-old child, क्या वो बच्चे को, क्या वो इन्फेंट को पता था कि वो वहाँ पे क्यों प्रोटेस्ट करने को बैठा है? क्या उनको पता था कि why is he got there? पर no, that एक इन्फेंट अपने पेन्स कभी इन प्रैक्टिकलिटी कैन नॉट एक्सप्रेस, वो अपने पेन्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बट इवन दो ही इज गॉट टू सच प्रोटेस्ट। ऐसा क्यों है? आप 2012 में आपने 17 बच्चों की जान बचाई थी और शाहीन बाग में 4 महीने का बच्चा मरा, इसलिए आपको ये लगा कि शायद ज़रूरत है कि सीजीआई इसमें इंटरफेयर करें और सुप्रीम कोर्ट में जाऊं? मेरी तो एक मांग है, more than saying कि this is because of natural justice, वो बच्चा एक citizen था इंडिया का, and that citizen has died that day, that 4-month-old। तो एक citizen की हत्या हुई है एक तरह से, क्योंकि natural justice फॉलो नहीं। अभी सिर्फ एक ही मांग है, एक एक्ट, एक रूल या फिर anything in accordance with law बनाना चाहिए, जिसकी वजह से ऐसे बच्चे या फिर कोई भी बच्चा कोई भी प्रोटेस्ट या डेमोन्स्ट्रेशन में नहीं बैठे। तो ये फिलहाल एक पहली याचिका है जो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। मांग ये है कि इस मामले में एक एक्ट बनाया जाए कि जो प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन में बच्चों को नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह एक बच्चे की मौत हुई है वो एक हत्या के बराबर है, क्योंकि वो सिटीजन था इंडिया का और उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है। शाहीन बाग में पिछले 52 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन अब याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची है एक 12 साल की बच्ची, जिसको राष्ट्रपति ने इसी साल सम्मानित किया है ब्रेवरी अवार्ड से। देखना यह होगा कि इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ आदेश होता है। कैमरामैन नागेंद्र के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार को इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का ये अवसर भारत की रक्षा सुरक्षा की चिंता करने वालों के साथ साथ पूरे भारत के युवाओं के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर है। मेक इन इंडिया से भारत की सुरक्षा बढ़ेगी, वहीं डिफेंस सेक्टर में रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे और इससे भविष्य में डिफेंस एक्सपोर्ट को भी बल मिलेगा। साथियों, दुनिया में जब 21वीं सदी की चर्चा होती है तो स्वाभाविक रूप से दुनिया का ध्यान भारत की तरफ केंद्रित होता है। आज का ये डिफेंस एक्सपो भारत की विशालता, उसकी व्यापकता, उसकी विविधता और विश्व में उसकी विस्तृत भागीदारी का जीता जागता सबूत है। मैं इस बात का भी ये सबूत है कि सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में भारत एक सशक्त भूमिका लेकर आगे बढ़ रहा है।
तो पीएम मोदी लखनऊ में डिफेंस एक्सपो 2020 से खिताब करते हुए और उनका साफ तौर पर कहना है कि दिफाई साजो सामान की तैयारी के अहम मरकज में तब्दील होगा यूपी। इस अहम खबर पर लगातार हम आपको अपडेट देंगे। एक और अहम खबर, चीन में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। मंगल के रोज 65 अफराद हलाक हुए। इस तरह कोरोना वायरस की जद में आने वालों की मजमूई तादाद 492 हो गई है। कोरोना वायरस के 3000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 24,000 से ज्यादा अफराद इस वायरस से मुतासरा बताए जा रहे हैं। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक हलाक होने वाले 80% अफराद की उम्रें 60 साल से जायद थीं। इन 80% अफराद में 75% ऐसे थे जो कि पहले ही किसी न किसी बीमारी में मुब्तला थे। अमेरिका की सियासी तारीख में मंगल की रात अजीबोगरीब वाकया रोनमा हुआ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिताब की कॉपी फाड़ दी गई और ये हरकत किसी मामूली शख्सियत के हाथों सरजद नहीं हुई, बल्कि ये काम हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने किया। दरअसल सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता शब रिवायती स्टेट यूनियन खिताब किया। ट्रंप ने जैसे ही अपना 78 मिनट का खिताब मुकम्मल किया, उनके पीछे खड़ी नैन्सी पेलोसी ने उनके खिताब की कॉपी फाड़ना शुरू कर दी। पेलोसी के साथ ही नायब सदर माइक पेनिस भी खड़े थे। सदर ट्रंप को ऐवान में मुआखजे की कार्रवाई का सामना है, लेकिन ट्रंप ने अपने खिताब में मुआखजे का कोई जिक्र तक नहीं किया। खबरों में इतना ही। आदाब।